हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की बातें ही करते हैं दोस्तों। आज हमारी क्लास सेवेंथ जानी है और क्लास सेवेंथ में हम लोग क्या क्या देखेंगे आप लोगों को टॉपिक तो पता लग ही रहा होगा दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1885 से पहले की चीज़ें करी थी, यानी प्री कांग्रेस से पहले का टाइम, यानी प्री कहने का मतलब खुद ब खुद जो कांग्रेस का टाइम है उससे पहले तक की बातें हमने लास्ट क्लास में की थी दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, द फेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसी के साथ ही साथ 1905 तक की चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे दोस्तों, कहाँ कहाँ हुए थे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता करके ही जाने वाला हूँ। और उसी के साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जाना चाहता हूँ और शॉर्टकट्स वगैरह चीज़ें आप लोगों को मैं आजमाता हूँ। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा और चीज़ों को समझते जाइएगा दोस्तों। तो कांग्रेस की अगर मैं फॉर्मेशन की बातें करूं तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कुछ आप लोगों को 1885 का टाइम फ्रेम पता ही है। तो 1885 के टाइम फ्रेम में अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो हमारे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, इतिहास में अगर कोई सा भी इवेंट आज अगर हो रहा है तो उसकी जो नींव है ना दोस्तों वो पहले से ही रखी जा रही थी। तो कांग्रेस का अगर मैं फॉर्मेशन के बारे में अगर बताऊं तो 1870s से इसका जो टाइम था वो शुरू हो चुका था दोस्तों। किस तरह से अलग अलग लोग उभर करके आए थे, उन लोगों को लगा कि एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि पॉलिटिकली एक सेंट्रलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया कि स्टार्टिंग में क्या देखा गया कि द फाइनल शेप, यानी कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो शेप देने का जो काम है दोस्तों एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग ए ओ ह्यूमे के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ओ ह्यूमे के बारे में अगर बताऊं तो क्वेश्चन आते हैं कि इनका पूरा नाम क्या हुआ करता है दोस्तों। तो इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूमे हुआ करता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही होंगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे चीज़ें कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ रही हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हुआ था क्या, कांग्रेस के अलग अलग सेशन हुए थे। कांग्रेस के अलग अलग सेशन हुए थे, कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों। उससे पहले एक चीज़ याद रखिए कि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान करके चलिए कांग्रेस के शुरुआती दौर में हमारे पास 72 डेलीगेट्स आए थे, यानी कि बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि 72 ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो उभर करके आए थे। और जो पहला कांग्रेस का जो सेशन हेल्ड हुआ था दोस्तों वो गोकुल धाम सोसाइटी में हुआ था। यानी आप कह सकते हैं गोकुल धाम सोसाइटी तो जो हमारा तारक मेहता वाला है वही है क्या दोस्तों। तो ये बस मैंने नाम याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो गोकुल धाम है वो एक तरह से संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था। तो उसका पूरा नाम हुआ करता था दोस्तों गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और ये कहाँ हुआ करता है दोस्तों, ये हमारा मुंबई में, ये हमारा बॉम्बे में हुआ करता है। तो द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वॉज हेल्ड एट गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है, इन 1885। क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं दोस्तों तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि 72 डेलीगेट्स हुआ करते थे, जिनकी प्रेसिडेंसी जो कि मान सकते हैं कि आप को किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो हमारे WC बनर्जी हुआ करते थे दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो चीज़ें कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रही हैं दोस्तों। ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि अगर मैं बातें करूं आप लोगों से कि कांग्रेस के जितने सारे सेशन हुए थे, कैसे हुए थे, कहाँ हुए थे, वो अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को 5 पॉइंट याद रखिएगा। 5 पॉइंट कैसे होता है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से चीज़ें उभर करके आई थी। अभी मैंने जस्ट WC बनर्जी के बारे में जिक्र करवाया। इनका पूरा नाम आता है सवाल दोस्तों, तो इनका पूरा नाम वोमेश चंद्रा बनर्जी हुआ करता है। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं। 1887 का टाइम फ्रेम, इसमें हुआ था क्या कि जो प्रेसिडेंटशिप है हमारे कांग्रेस का वो पहली बार किसी मुस्लिम के हाथ में गया था। और वो कौन हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम बदरुद्दीन सैयद बदरुद्दीन तैयबजी हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों। ये नाम को लेकर के टेंशन वगैरह मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में दे रखी हैं और ये सब आप लोगों को बहुत जल्दी मिल ही जाने वाला है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ 1888 में हमारे सामने
पहले इंग्लिश, याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जॉर्ज GEORGEYULE जॉर्ज यूले हुआ करते हैं। उसी के साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों 1890 में हमारे पास पहली वुमेन प्रेसिडेंट उभर करके आई थी जिनका नाम सरोजिनी नायडू हुआ करता था। इसमें क्या देखा जाता है दोस्तों, एक हमारे पास कदम्बिनी गांगुली हुआ करती हैं। कदम्बिनी गांगुली का जिक्र कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये अंडर ग्रेजुएट की एक छात्रा हुआ करती हैं और ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करती हैं। इन्होंने चीज़ों की आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी और जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी हमारी वो सरोजिनी नायडू बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो कदम्बिनी गांगुली वॉज फर्स्ट वुमेन और उसी के साथ ही अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया था। और हाउएवर सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1925। याद रखिएगा दोस्तों, चीज़ें शुरुआत 1890 से हुई थी लेकिन सरोजिनी नायडू 1925 में आकर के बन गई थी। उसी के साथ ही कानपुर सेशन में बनी थी। सेशन को लेकर के टेंशन मत लीजिए, वो भी आप लोगों को एक टेबल में बना करके ही दूंगा। इसी के साथ ही 1917 की मैं बातें करूं, 1917 में कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों। अगर वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में अभी जस्ट मैंने बातें करा तो सरोजिनी नायडू जो हुआ करती थी ना, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हुआ करती थी, याद रखिएगा। और अब जो प्रेसिडेंट आ रही हैं वो एनी बेसेंट हुआ करती हैं, AB हुआ करती हैं और वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हुआ करती थी दोस्तों, याद रखिएगा। पहली वुमेन अगर सरोजिनी नायडू की अगर मैं बातें करूं तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। ये हमारे INC के दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, आराम से समझते जाइएगा। सरोजिनी नायडू हमारी पहली प्रेसिडेंट बनी थी लेकिन वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, याद रखिएगा। और 1917 में हमारे पास एनी बेसेंट आई थी जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट उभर करके आई थी। क्लियर है दोनों, ये पहले आई थी और ये बाद में आई थी। और ये जब पहले क्यों आई थी, क्योंकि ये इंडियन प्रेसिडेंट हुआ करती थी। क्लियर है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1924 में हमारे पास में द ओनली सेशन, सिर्फ एकमात्र ऐसा सेशन हुआ करता था जहां पे हमारे गांधी जी प्रेसिडेंट होते थे दोस्तों। हरियाणा PCS इसी साल का सवाल है कि गांधी जी 1924 में किस जगह सेशन के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो वो बेलगाम सेशन हुआ करता है दोस्तों और वो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ जो INC का एम हुआ करता है वो क्या हुआ करता है दोस्तों, टू फॉर्म अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा एम हुआ करता है कि हम अब सेकुलर और डेमोक्रेटिक नेशन को फॉर्म करेंगे। उसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे और उसी के साथ ही साथ एक पॉलिटिकलाइज्ड एक फॉर्म आता है, यानी पॉलिटिकली हम कंट्रोल करने की या फिर एक पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश हम यहाँ से करेंगे। उसी के साथ ही हम क्या करेंगे, जो कंट्री की आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाएंगे। चौथे नंबर पर अगर मैं ध्यान दूं दोस्तों तो हमारे सामने जितने भी सरकार के द्वारा डिमांड्स किए जाते थे उनसे अब हम जवाब भी लेंगे और एक तरह से हम फ्री गवर्नमेंट को पास भी करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, और ये एक्चुअली सवाल नहीं है, ये इसी का एक जवाब है, और वो कुछ इस तरह से आता है, टू कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी एंड प्रमोट इंडियन नेशनहुड। याद रखिएगा दोस्तों, हमें नेशनल यूनिटी की भी बातें कराई जा रही हैं और उसी के साथ ही इंडियन हुड के बारे में हमें कांग्रेस ही बतलाता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, एक हमारे पास आता है क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व से आप क्या समझते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेफ्टी वाल्व। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर चीजें लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे हम मानते हैं, और लाइटनिंग कंडक्टर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ, कंडक्टर इज द दैट सब्सटेंस विच कैन पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि कांग्रेस को चमक में लेकर के आने वाली जो महिला हुआ करती थी या फिर जो एक लोग हुआ करते थे, लीडर्स हुआ करती थी, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेसिकली INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, अगर मैं बातें करूं लाला लाजपत राय के बारे में बातें करूं, उनकी थ्योरी हुआ करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा करके लेके जाती थी। और सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो कि हम कह सकते हैं कि जिनमें A.O. ह्यूम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर कहा गया है हमारे INC के बैकग्राउंड में।
क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, INC के सेशन को देखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, सेशन हमारे सामने टोटल 28 हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, और बेसिकली उनके प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे और उनका सिग्निफिकेंस क्या थे। दोस्तों ये सारी चीज़ें बताता कोई नहीं है। हमारे UPSC अखाड़े में आइए और एक चीज़ों को रेलिवेंसी के साथ सीख करके जाइए दोस्तों। तो याद रखिएगा, चीज़ें यहाँ पर अगर आए हैं तो अच्छे से ही सीख करके जाएंगे। पहला सेशन 1885 में, याद रखिए दोस्तों, बॉम्बे में हुआ था। और याद रखिए ये जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, WC बनर्जी हुआ करते थे। इसी के साथ ही इसका सिग्निफिकेंस क्या थे कि 72 डेलीगेट्स हुआ करते थे। उसी के साथ ही 1886 में हमारे पास सेशन कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसमें क्या देखा जाता था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। इसमें सिग्निफिकेंस वैसा कुछ दर्शाया नहीं गया है। लोग ऐसे बातें करते हैं कि चीज़ें कांग्रेस की ही बातें, चीज़ों को आगे लेकर के जाने की बातें यहाँ पर होती हैं। 1887 में हमारे पास दोस्तों मद्रास में चीज़ें हुई थी। और यहाँ के मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट उभर करके आए थे, जो उनकी बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है, इन्होंने मुस्लिमों को अपील किया था कि दोस्तों तुम भी कांग्रेस में ज्वाइन करो, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। 1888 में हमारे पास जो सेशन है इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पर जॉर्ज यूल आए थे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये पहले नॉन इंडियन हुए होते हैं जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे INC की। इसी के साथ ही साथ 1905 में हमारे पास बनारस में सेशन हुआ था। बनारस में सेशन हमारे गोखले साहब के द्वारा करवाया गया था। और गोखले कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस करे। चेंजेस कैसे करे इसको मैं अलग पेज में लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1905 का टाइम फ्रेम अगर बातें करूं दोस्तों तो ये बनारस नहीं, ये बंगाल के पार्टीशन में हुआ था। पार्टीशन के ही अंतर्गत ये चीज़ें दर्शाई गई थी। और बंगाल से बनारस, याद रखिएगा, B से B, और जो सेशन पूछेगा कि कहाँ हेल्ड हुआ था तो वो बनारस में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या, कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड था वहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था। इसमें हम लोग देखते हैं कि गोखले साहब क्या कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करो। उसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं इनको प्रमोट करने की शुरुआत कर दी। इंडियन जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया। नेशनल सॉन्ग का जिक्र आता है दोस्तों, नेशनल सॉन्ग जो कि अमार शुमार बंगला एक नेशनल सॉन्ग बनता है। उसी के साथ ही साथ जो चीज़ें आती हैं, एक और आता है सुदेशना गीतम आता है। सुदेशना गीतम जो कि एक किताबों का एक संग्रह हुआ करता है, जो कि सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही पेंटिंग का जिक्र है जो कि अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करवाया गया है। साइंटिफिक रिसर्च में JC बोस का जिक्र किया गया है दोस्तों। JC बोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। HPSC अगर 2022 में आता है दोस्तों वैकेंसी, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। UPSC अखाड़ा आप लोगों को क्लेम कर रहा है और ये बोल रहा है, इस साल हरियाणा PCS के प्रीलिम्स में सवाल ये है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसको JC बोस नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो फरीदाबाद में YMCA कॉलेज हुआ करता है, इसको अब जो नाम है वो JC बोस करार दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हरियाणा PCS में इस साल आने वाला है, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। उसी के साथ ही साथ एजुकेशनल रिफॉर्म की भी बातें की गई हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म पर अगर मैं बातें करूं तो जो हमारा बंगाल नेशनल मूवमेंट है या फिर बंगाल नेशनल कॉलेज आती है, उसी के साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है, वो इनके ही दौरान बनाया गया था। अब ज़रा आगे बढ़ूं दोस्तों, तो 1906 में कलकत्ता का सेशन है। और कलकत्ता के सेशन में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। और पहली बार क्या देखा गया था कि जो स्वराज का जो जिक्र है वो करवाया गया था। स्वराज की चीज़ें मानी गई थी, यानी द वर्ड स्वराज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर इंडियन हिस्ट्री। ये यहाँ का सिग्निफिकेंस दर्शाता है दोस्तों। कहीं भी अगर लगे मैं ज़्यादा तेज जा रहा हूँ तो नोट्स लेकर के बैठिएगा, और लग रहा हो कि चीज़ें आराम से पढ़नी चाहिए तो उसको आराम आराम से पढ़ते जाइएगा दोस्तों। मैं एक बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ चीज़ों को। मेरा यहाँ पर आने का टोटल मकसद ये रहता है कि चीज़ों को आप लोगों को मैं समझा करके बताते जाऊँ। 1907 का टाइम है, सूरत में हमारा सेशन हुआ था। इसके हमारे प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया था। कांग्रेस स्प्लिट्स इनटू यानी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी जो गरम दल नरम दल आप लोग हिंदी में जानते होंगे,
1908 का टाइम फ्रेम हमारा मद्रास में हुआ करता था। एक बार फिर से यही आरबीजी प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, रास बिहारी घोष हुआ करते हैं। इन्होंने क्या किया था, आईएनसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको बनाने का निर्माण स्टार्ट करवाया था, उसकी शुरुआत की थी। 1909 का टाइम फ्रेम है दोस्तों, हमारे सामने लाहौर का सेशन है, तो मदन मोहन मालवीय साहब यहाँ पर होते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन द रिलीजियन। यानी कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का कहता है कि जो भी चीजें बताती हैं कि अगर इलेक्टोरेट्स अगर होंगे, वोटिंग की जो सिचुएशन होगी उसमें हम जाति के हिसाब से चीजों को लेकर के जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया था, इस चीज को अपोज किया था दोस्तों कि ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1916 में लखनऊ में हमारे पास सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट हमारे एसी मजुमदार हुआ करते हैं। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था उसको रीयूनिफिकेशन करने का काम किया। और उसी के साथ ही इस टाइम में क्या देखा जाता था कि गोखले साहब का और एक फिरोज शाह मेहता होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो ये जो लखनऊ है 1916 का लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये आगे की चीज़ों में यानी आगे की क्लास में जब मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा कि देखिए अभी ये जितने भी सेशन हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, पूरे आपको लास्ट सेशन तक कब हुआ था 1946 तक बताऊंगा। ये मत समझिएगा कि हमारा 1946 तक का टाइम फ्रेम खत्म हो गया दोस्तों। अभी जो हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है वो 1885 का चल रहा है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से जितने भी कांग्रेस के सेशन हैं उनमें क्या सिग्निफिकेंस था, ये सारी चीजें मैं करवा करके आप लोगों को खत्म करवाते जा रहा हूं। तो 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट आया था। जब हम 1916 पर आएंगे आगे की क्लास में आप लोग देखिएगा कि चीजें किस तरह से लखनऊ पैक्ट पर हम बातें करते हैं। तो ये लखनऊ पैक्ट हमारा उभर करके इसी टाइम आया था। इसी में हुआ क्या दोस्तों, एक और लखनऊ पैक्ट में अगर मैं बातें करूं तो जो हमारा मुस्लिम लीग हुआ करता है, जो हमारा आईएनसी हुआ करता है, आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो मुस्लिम लोगों ने, इस्लाम लोगों ने एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बातें करी थी उसको एक्सेप्ट करार दिया जाता है। 1917 में जो कांग्रेस सेशन हमारे सामने कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, इसकी प्रेसिडेंट हमारे सामने एनी बेसेंट हुआ करती थी। और एनी बेसेंट ने क्या किया था दोस्तों, पहली वुमेन प्रेसिडेंट के तौर पे उभर कर करके ये आई थी। 1919 जो कि अमृतसर में हुआ था, 1919 से हमारा जलियांवाला बाग का जो किस्सा है वो याद आता है, तो ये हमारा अमृतसर में हुआ करता था। मोतीलाल नेहरू यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और यहाँ पर आईएनसी के कह सकते हैं कि पहला जो आप कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ था। और उसी के साथ ही साथ जलियांवाला बाग की भी जो किस्सा है वो हुई थी और उसी के साथ ही जो खिलाफत मूवमेंट था वो शुरू हो गया था। अब दोस्तों 1920 का टाइम आ रहा है। 1920 में हमारा स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता में और इसकी ये जो निगरानी थी ये हमारे लाला लाजपत राय के द्वारा करवाई गई थी। इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरू हुई थी और ये अप्रूवल मिल गया था दोस्तों। और उसी के साथ ही 1920 में दूसरा भी हमारा जो सेशन होता है वो नागपुर में होता है। याद रखिए, अगर पूछा जाए कांग्रेस के इतिहास में दो सेशन कब हुआ था तो 1920 में हुआ था। याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला के कांड के बाद में लोगों का जो खून है वो खौलता जा रहा था और लोगों ने क्या किया, 1920 में एक आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग रखवाई थी जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था लाला लाजपत राय को और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। 1920 में जो सेशन है दोस्तों हमारा नागपुर में हुआ था और नागपुर में क्या कहते हैं, यहाँ पर वीरा राघव जारी हुआ करते हैं। वीरा राघव, स्पेलिंग वगैरह क्या है, VIRAGHAV राघव ACHARI, वीरा राघवाचारी हुआ करते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि कांग्रेस का जितना भी कमेटी हुआ करते हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए ऑन द लिंग्विस्टिक को ध्यान रखते हुए, यानी लैंग्वेज की चीज़ों को ध्यान रख के हमें चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए थी। उसी के साथ ही इस दौरान में क्या हुआ था दोस्तों, 1920 में नागपुर सेशन के बाद में जो हमारे जिन्ना हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने आईएनसी को छोड़ दिया था यानी लेफ्ट कर दिया था। क्यों, उसका मेन रीज़न था कि जो जिन्ना हुआ करते थे वो हमारे ब्रिटिशर्स के लॉयल हुआ करते थे, तो इसी के साथ ही उनको चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया। इसी के साथ 1922 में हमारे पास जो सेशन है दोस्तों वो गया में हुआ था और गया में सेशन होने के साथ में जो प्रेसिडेंटशिप थी वो CR दास को बनाया गया था। इसी में हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर ही 1922 में स्वराज पार्टी का निर्माण होता है और अगर पहले प्रेसिडेंटशिप की अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि जो CR दास हुआ करते थे वो जेल में हुआ करते थे दोस्तों, याद रखते जाइएगा, वो जेल में हुआ करते थे और ये गया के प्रेसिडेंटशिप में ये आते हैं दोस्तों।
अब 1922 के बाद में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट तो खैर सारी चीज़ें हैं, लेकिन 24 एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि इसका जो सेशन है वो बेलगाम में होता है, और बेलगाम में हमारे पहली बार जो प्रेसिडेंट है वो महात्मा गांधी बनते हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंस है दोस्तों यही दर्शाता है कि महात्मा गांधी का जो टाइम फ्रेम चलता है हमारे इंडिया में 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक वो आते आते जेल चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि 24 में उनको जो बेलगाम का सेशन है, ये जो जेल में गए हैं, कब आए हैं, कब गए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में पता लगती जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि 1924 का टाइम फ्रेम है, प्रेसिडेंटशिप आप कह सकते हैं महात्मा गांधी के पास है, बेलगाम का सेशन है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा 1925 का टाइम फ्रेम है। 1925 में हमारा कानपुर में जो चीज़ें हैं वो दर्शाई गई थी। सरोजिनी नायडू यहाँ पर उभर करके आई थी, और ये पहली इंडियन वुमेन हुआ करती थी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के तौर पे। 1927 का टाइम फ्रेम है, मद्रास का टाइम फ्रेम हमारे पास है। मोहम्मद अली अंसारी उभर करके आते थे, वो बने थे। यहाँ क्या देखा जाता है दोस्तों कि जो भी सिग्निफिकेंस आती है वो रिजोल्यूशन अगेंस्ट अंडर द इंडियन ट्रूप्स इन द मेसोपोटामिया, ईरान और चाइना, मतलब जितने भी छोटे से ट्रूप्स, बेसिकली एक बहुत ही छोटे आर्मी को कहते हैं, एक छोटे से ग्रुप को कहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी मेसोपोटामिया में, इंडोनेशिया नहीं, मेसोपोटामिया, ईरान और चाइना में चलती आ रही थी। और उसी के बाद ही इसी में क्या देखा जाता है, याद होगा अगर 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन के ये लोग अगेंस्ट हुआ करते थे, और रेजोल्यूशन पास टू द बॉयकॉट साइमन कमीशन की चीज़ें उभर करके आई थी। इसी में सिग्निफिकेंस क्या देखा जाता है दोस्तों, दे एडॉप्टेड रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट उभर करके आता है दोस्तों, इसी सेशन के बाद उभर करके आता है। इसी के बाद ही अब हम आगे बढ़े दोस्तों तो 1928 का टाइम फ्रेम है, कलकत्ता का टाइम फ्रेम है, और मोतीलाल नेहरू यहाँ पर हुआ करते थे। इस टाइम क्या देखा जाता था, इन्होंने पहली बार में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो रखा था। इसी के बाद ही 1929 का टाइम फ्रेम है, 1929 का टाइम फ्रेम है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन हुआ करता है उनको इन्होंने पास करा दिया था। उसी के साथ ही साथ 26 जनवरी ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। अब आप लोग कहेंगे कि सर 26 जनवरी तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये इंडिपेंडेंस डे आप कैसे कह रहे हैं? तो दोस्तों ये बात भी तो मैं 1929 की कर रहा हूँ ना, आज की बातें तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये उस टाइम में हम लोग 26 जनवरी हम लोग मानते थे कि इंडिपेंडेंस डे की चीजें हम आगे बढ़ा सकते हैं। मिला कुछ नहीं था, बस ये एक तरह से कह सकते हैं हवाबाजी थी दोस्तों। 1931 में कराची में टाइम फ्रेम दिखाया गया था, वल्लभ भाई पटेल यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट, आगे की क्लास में पता लगेगी कि ये पैक्ट क्या हुआ करती थी। गांधी इरविन पैक्ट को, जो कि मैंने एक गार्विन के नाम से इसको डाल दिया है, तो ये एक मिसमैच का एक तरीका है। तो दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट की चीज़ें आ रही हैं, और इसी के साथ ही साथ हुआ क्या कि गांधी जी को रिप्रेजेंट किया गया कि वो आईएनसी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में जाते हैं तो उनको गांधी जी को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बातें करूँ तो 3 हमारे सामने उभर करके आए थे। पहली बार में कोई नहीं गया था, दूसरी बार में, तीसरी बार में चीज़ें दर्शाई गई थी। वो कब कैसे क्या हुआ था आगे की क्लास में आप लोगों को पता लग जाएंगी। अब हुआ था क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो 1931 का टाइम फ्रेम आया, 1934 यानी 34 का टाइम फ्रेम हमारा बॉम्बे में आता है। बॉम्बे में चीज़ें कुछ इस तरह से दर्शाती हैं दोस्तों। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद उभर करके आए थे। यहाँ पर हुआ क्या कि आईएनसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था वो अमेंड हो गया था दोस्तों। अब 1936 का टाइम फ्रेम है, लखनऊ में टाइम फ्रेम हुआ करता है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जितने भी सोसाइटी में सोशलिस्ट आइडिया हुआ करते थे उनको इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया। 1937 का टाइम फ्रेम है, फैजपुर, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे सामने कुछ गांवों में भी हुए थे। कह सकते हैं कि अगर गांव को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए अगर ये लोग जवाहरलाल नेहरू चीज़ों को इस तरह से बढ़ा रहे हैं तो अगले जो भी चीज़ें आएंगी वो गांव में ही होंगी। तो फैजपुर एक गांव हुआ करता था, वहाँ पर 1937 का टाइम फ्रेम हुआ करता था, और प्रेसिडेंटशिप यहाँ के कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे। ये कह सकते हैं कि 1937 वॉज कंसिडर्ड the first time Congress session ever which was held in village, किसी भी गांव में पहली बार हुआ था।
अब इसी के बाद ही 1938 में हमारे पास हरिपुरा में हुआ था, HARIPURA, हरिपुरा में हुआ था। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, नेशनल प्लानिंग कमिटी के तौर पे चीज़ें दर्शाई जाती हैं और ये अंडर नेहरू के तौर पे चीज़ें उभर करके आती हैं दोस्तों। अब 1937 हो गया, 1938 हो गया, 1939 के बारे में मैं बातें करूं तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं दोस्तों। त्रिपुरी में TRIPURI, त्रिपुरी एक जगह है, यहाँ पर कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बोस वॉज री इलेक्टेड, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस इस टाइम फिर इलेक्टेड हुए थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि दोस्तों देखिएगा, गांधी जी के सपोर्टर्स हमारे उस टाइम में पी सीतामरियम को प्रोटेस्ट कर रहे थे और चीज़ें कुछ इस तरह से आगे बढ़ा रहे थे। तो आप कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का जो सेशन का जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया था। इसी के बाद ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1940 का टाइम फ्रेम आता है। 1940 में हमारे पास रामगढ़ आया था। रामगढ़ का आप कह सकते हैं कमेटी उभर करके आई थी। यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था और जो आप कह सकते हैं इसका सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से रही थी कि दे डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी थी। 1940 के बाद में आखिरी हमारा 1946 में मेरठ में चीज़ें उभर करके आई थी दोस्तों। JW या फिर JB कृपलानी हुआ करते थे इसके प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट कांग्रेस सेशन उभर करके आया था जो कि मेरठ में हुआ था दोस्तों। ये सारी चीज़ें हुई। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो एरिया, आप कह सकते हैं एरिया के बारे में या फिर कह सकते हैं जो कांग्रेस का सेशन है इसको याद कैसे करें, चीज़ें किस तरह से करें दोस्तों। 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जो जगह देख रहे होंगे आप कह सकते हैं कि फैजपुर हो गया, हरिपुरा हो गया, त्रिपुरी हो गया, रामगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, ये 4-5 जगह ही अलग आए थे। बाकी जितने कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ नॉर्मली चीज़ें देखी जाती थी। लाहौर हो गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ें इस तरह से आई थी दोस्तों कि जो मॉडरेट्स का फेज़ है और एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ है, तो चीज़ें हम इस तरह से डालते हैं कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो फेज़ हुआ करता है वो मॉडरेट्स का फेज़ हुआ करता था। यहाँ पर हम क्या दर्शाते हैं दोस्तों, इनका एक आइडिया हुआ करता है, ये लोग लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कह सकते हैं कि विद इन द लॉ, यानी क्या है, एक तरह से आइडिया, एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेशन विद इन द लॉ। चीज़ें उभर करके आती हैं कि मतलब हमारे लिए लॉ सबसे बड़ा है, हम लॉ के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। और लिबरल यानी कि हम लॉ को ही फेवर में रख के लिबरल की भी जो कोशिश है वो दर्शाएंगे। इसी के साथ ही साथ जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कमेटी, क्वेश्चन आता है ब्रिटिश कमेटी INC की फॉर्म कब और कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1889 इन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी। क्लियर है दोस्तों, याद रखते जाइएगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है और बस समझने की देरी है। इसी के साथ ही साथ कहते क्या है कि इसके 2 अप्रोच हुआ करते थे। पहला अप्रोच क्या है, लोगों को जोड़ना, क्लियर है दोस्तों। दूसरा अप्रोच क्या हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार के हम कभी भी वो कोई फैसला ले तो हम उस पर क्वेश्चन कर सकते थे। क्लियर है दोस्तों, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे मॉडरेट्स लीडर उभर करके आए थे। वो कौन कौन से हुआ करते थे, वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, वो फिरोज शाह मेहता हुआ करते थे, वो DE वर्चा हुआ करते थे दोस्तों, WARCHA। उसी के साथ ही साथ WC बैनर्जी हुआ करते थे, SN बैनर्जी हुआ करते थे। तो ये कुछ जो नाम है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स के नाम पे हमारे सामने चीज़ें उभर करके आ रही हैं। अब इसी के साथ ही साथ इकोनॉमिकल की बातें करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स की चीज़ें ज़रा ध्यान देते हैं। अगर मान करके चलिए हिस्ट्री को मैं कहता हूँ, हिस्ट्री इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये चीज़ें कहना गलत भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक टर्म भी आता है। तो इकोनॉमिक के टर्म में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होती है दोस्तों, तो इट वाज एक्सप्लेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और इसको जो फॉरवर्ड करने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग हुआ करते थे वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे और बाद में आकर के उनके साथ RC दत्त मिल गए थे दोस्तों। क्लियर है। इसी के साथ ही साथ इन्होंने डिमांड क्या किया था, दे डिमांडेड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन कैपिटल। उसी के साथ ही एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट
टैक्स यानी नमक की जो कर है उसको हटाना, कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना, इंडियन कैपिटल को बढ़ावा देना, उसी के साथ ही साथ उनके जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना दोस्तों। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीजें इस तरह से आती हैं। इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें कराई थी। इन्होंने इंडियनाइज यानी कह सकते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, इसको आगे बढ़ाया। उसी के साथ ही साथ कॉल टू सेपरेट जुडिशियरी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को इन्होंने क्या अलग अलग करने की मांग करी। उसी के साथ ही साथ क्रिटिसाइज ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने एग्रेसिवली क्रिटिसाइज करने की साजिश दिखाई गई थी। कॉल टू इंक्रीज वेलफेयर एक्सपेंडिचर, सोसाइटी पर जितनी भी चीजें हैं उनको हम पैसे लगा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ ही साथ डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर अब्रॉड इन द अदर कॉलोनीज, इंडियन की जितनी भी हम लोग व्यवहार के बारे में बातें करें तो वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो दोस्तों। इन सब चीज़ों की मांग की जाती थी। इसी के साथ ही साथ क्या देखते हैं दोस्तों, इन सब में रोल ऑफ मास, मास का जो रोल है काफ़ी उभर करके आता है दोस्तों। हम लोग मूवमेंट मास के तौर पे कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं जब लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होंगे, अलग अलग कॉलोनीज मिलेगी, अलग अलग सोसाइटी मिलेगी, अलग अलग कल्चर मिलेगी, तब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सरकार है उस पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगी दोस्तों। अब इन सब के बाद में जो सरकार है वो तो चुप नहीं रहेगी ना, उनको भी कुछ ना कुछ जो रिस्पांस है वो उनका भी देखने को मिलेगा ही ना। तो जो गवर्नमेंट का रिस्पांस होता था दोस्तों कुछ इस तरह से होता था कि चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग कहते थे हमारे कांग्रेस को कि ये लोग सीडिटिशियस ब्राह्मण्स होते थे, और उसी के साथ ही साथ डिसलॉयल बाबू हुआ करते थे। ये जो दो नाम है, इट वॉज सेड बाय आवर ब्रिटिशर्स टू आवर INC लीडर्स, क्लियर है, सीडिटियस ब्राह्मण्स के तौर पे या फिर डिसलॉयल बाबूज हुआ करते थे, BABUS, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ जो इवोल्यूशन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से क्या समझते हैं दोस्तों, जब नेशनल अवेकिंग होता है, पॉलिटिकल आइडिया पॉपुलाइज होता है, उसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है, उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो तैनात होते हैं, पॉलिटिकल जितने भी काम हैं वो उभर करके आते हैं, और उसी के साथ ही साथ स्कोप ऑफ डिमांड यानी स्कोप ऑफ फ्यूचर की चीजें हमें दिख रही हैं कि चेंजेस हो सकता है, तब जाकर के जो हमारा टर्म है वो एवोल्यूशन बनता है दोस्तों। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि फेज हमारा एक्सट्रीमिस्ट का फेज आता है। 1905 से लेकर के 1918 का टाइम फ्रेम हम लोग कहते हैं कि दिस वाज द टाइम फ्रेम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। यहां पर चीजें कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों। एक्सट्रीमिस्ट का रीजन क्या होता है ग्रोथ का, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को आराम आराम से बताने की पूरी कोशिश करता हूं। ग्रोथ हमारा कॉन्फिडेंस का हुआ, ग्रोथ हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट का हुआ, तब जाकर के हम ये मिलिटराइजेशन या फिर एक्सट्रीमिस्ट की बातें करेंगे। हमारे एजुकेशन में ग्रोथ हुआ, रीजंस हैं ये सब। हमारे वेस्टर्नाइजेशन जितनी भी चीजें हैं उनको रिएक्शन करने के लिए रिड्यूस किया गया दोस्तों। ये सारी जितने भी रीजंस हैं हमारे चीजें कुछ इस तरह से उभर करके आ रही हैं। मॉडरेट्स के जितने भी फैसले हुए करते थे उनको डिससेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाने लग गया। कर्जन जो कि घर बैठे बैठे हमारे बंगाल को अलग करता है, उसको रिएक्ट करने के लिए, उसके रिएक्शन को फेस करने के लिए इन चीजों का उद्गम होता गया दोस्तों। उसी के साथ ही लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होने लग गई लोगों में कि अब हम बातों में ही विश्वास नहीं करेंगे, अब हम बंदूक वगैरह भी चलाने के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार हैं। ये चीजें दर्शा रही हैं इन लोगों के ही द्वारा। अब जरा आगे बढ़ें दोस्तों, तो चीजें कुछ इस तरह से आ रही हैं। हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है 1905 में, जो कार्यक्रम है वो उभर करके आता है। ये कुछ इस तरह से दर्शाते हैं दोस्तों। 1905 में हुआ क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू हुई गई, और ये हमारे बंगाल को 1903 से ही शुरू की जाती है कि बंगाल को अब तोड़ना है। बेसिकली ब्रिटिशर्स के मन में क्यों आया कि बंगाल को तोड़ना है दोस्तों, ये हम देखते हैं कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, इन लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और ये चीज़ें ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से लोग ये चाहते थे। और यही मेन रीज़न है दोस्तों पाकिस्तान का भी अलग होने का, कि इन लोगों को पता था कि अगर ये दोनों मिल गए दोस्तों तो हमें अगले ही दिन यहाँ से भगा सकते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत 1903 से ही शुरू की गई थी और 1905 तक चीज़ें आती गई थी।
अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि लीडर्स इसमें जो जुड़े हुए थे वो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ करते थे, वो हमारे के मित्रा हुआ करते थे, वो हमारे पृथ्वी चंद्र राय हुआ करते थे। और रीजन यही मान करके चलो कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक तो ये रीजन मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, दूसरा रीजन क्या था दोस्तों, ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इतना सारा जो रीजन है, आप देखेंगे बंगाल का जो रीजन है दोस्तों, वो पूरा बांग्लादेश असम तक की चीजों को आता है, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया इतना बड़ा एम्पायर अकेले संभालने के लिए, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि अब हम चीजों को तोड़ेंगे और आगे बढ़ा करके लेकर के जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद हमारे सामने न्यूज़पेपर इससे जुड़े होते हैं। कौन कौन से न्यूज़पेपर उभर करके आते हैं, तो वो जो न्यूज़पेपर हुआ करता है वो हिताबादी हुआ करता है, HITABDI, हिताबादी हुआ करता है। और उसी के साथ ही कह सकते हैं संजीवनी हुआ करता है, SANJNI, संजीवनी। और उसी के साथ ही बंगाली एक हमारा न्यूज़पेपर होता है जो इसी टाइम दौरान के, इसी टाइम फ्रेम के अनुसार बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्वदेशी मूवमेंट उभर करके आता है, बॉयकॉट का टाइम आता है, जो कि याद होगा 1905 में गोखले साहब हुआ करते थे, जिन्होंने चीज़ों की आगे बढ़ाने की पूरी से पूरी कोशिश करी थी। और ये हमारे कह सकते हैं चीज़ें कुछ इस तरह से आई। अगर पार्टीशन की ओरिजिनल डेट के बारे में अगर बताऊं तो वो 16 अक्टूबर 1905 में उभर करके आया था। इसी के साथ ही साथ हमारा जो चीज़ें थी, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, वो हमारा 7 अगस्त 1905 में कहां पर, कलकत्ता टाउन हॉल में विद द पैसेज ऑफ बॉयकॉट रेजोल्यूशन या फिर उभर करके आई थी। हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत यहां से करने की पूरी कोशिश करी थी। अब कांग्रेस के अगर सेशन के बारे में बातें करूं, पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो 1905 का टाइम फ्रेम होगा, 1906 का टाइम फ्रेम होगा, 1907 का होगा। पहली बार बनारस में हुआ, दूसरी बार कलकत्ता में हुआ, तीसरी बार सूरत में हुआ। ये 3 कांग्रेस के सेशन में हम जो सिग्निफिकेंट जाता है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का आता है। इसमें क्या दर्शाया जाता था दोस्तों, गोखले साहब हुआ करते थे, दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे और रास बिहारी घोष हुआ करते थे। इन्होंने सूरत को भी स्प्लिट करने का काम किया था, जो कि चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ती हैं दोस्तों। तो ये 3 सेशन को करंट रेलिवेंट जोड़ते जाइएगा और चीज़ें दर्शाते जाइएगा दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ें तो चीज़ें हमारा कुछ इस हिसाब से आता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि गोखले साहब ने क्या किया था, एजुकेशन पॉलिसी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। यानी कह सकते हैं कि जो स्वदेशी प्रोग्राम है, बंगाल नेशनल कॉलेज का जो टाइम फ्रेम आता है, जो कि अरविंदो घोष यहाँ के एक कॉलेज हुआ करते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल चुने गए थे, और दे वॉज या फिर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन। शांति निकेतन में एक तरह से आप एक ग्रुप हुआ करता है, एक ऑफिस हुआ करता है जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म को आगे बढ़ाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये शुरुआत किया जाता है। तो अरविंदो वॉज इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन। अब इसी के बाद ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है, जो कि 1906 में चीजें दर्शाती हैं। इट वॉज सेट अप टू ऑर्गेनाइज नेशनल एजुकेशन इन द वर्नाकुलर मीडियम। दोस्तों क्लियर है। इसी के साथ ही BIT, यानी वो बिरला वाला नहीं, ये BIT हमारा बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या फिर चीज़ें कुछ इस तरह से जानते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट फॉर द टेक्निकल की चीज़ें हमने पहली बार आगे बढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं कि जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, समिति क्यों बनाई गई थी, हमारे सामने जो कॉप्स है, कॉप्स कहने का मतलब क्या है, वॉलंटियर्स के तौर पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो इनके ही द्वारा एक कुछ समिति बनाई गई थी, और वो कुछ इस तरह से नाम उनका आता है, आप लोगों को फेमिलियर होगा, समझ में आ रही होंगी। तो जो समिति है वो बरिसल का है, बरिसल एक समिति हुआ करती है दोस्तों, इसी टाइम से एसोसिएट करती है। तो स्वदेशी जो हमारा बंदब समिति के नाम से हम जानते हैं, इट वॉज फॉर्म्ड बाय अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा ये बनाया गया था, बरिशल। उसी के साथ ही एक नाम आता है, साउथ में आता है, जिसको हम लोग नेलविली कहते हैं, TIRUNELVELI, तिरुविनीली कहते हैं, जो कि तमिलनाडु से संपर्क रखता है। ये हमारा WB चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा बनाया गया था। उसी के साथ ही सुब्रमण्यम शिवा का भी नाम आता है दोस्तों। तो ये इसी हिसाब से ताल्लुक रखते हैं। स्टूडेंट के भी द्वारा मास पार्टिसिपेशन दर्शाया गया था इन सब चीज़ों में। तो स्टूडेंट के द्वारा चीज़ें आप कह सकते हैं, बंगाल का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, साउथ इंडिया का हो गया,
और उसी के साथ ही मुस्लिम्स के भी बारे में मैं बातें करता हूं दोस्तों, तो वो अगले पेज में ज़रा बातें करता हूं तो मुस्लिम की भी चीज़ें दर्शाती हैं। इट वॉज लेड बाय नवाब सलीम उल्लाह ऑफ दक्का, यानी दक्का के हमारे नवाब सलीम होते हैं, DECCA, दक्का के हमारे नवाब सलीम होते हैं, उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। इस चीज़ में क्या देखा जाता था दोस्तों कि मुस्लिम में भी जो अपर क्लास लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, वुमेन कंडीशन पर और लेबर पर हमेशा जो सोसाइटी की चीज़ें आती हैं तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चढ़ के हुआ करता था, और लेबर का जो फॉर्मेशन हुआ करता था जो कि पंजाब में, बंगाल में, तमिलनाडु में दर्शाया गया है। तो चीज़ें कुछ इस तरह से चलती आ रही हैं। अब इसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, चीज़ों की थोड़ी सी और आगे करके हम आज की क्लास को ख़त्म करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई, अब हमारा कुछ इस तरह से अगले टर्म में जो चीज़ें आती हैं वो फेमिलियर होंगे। कैरेट, CARROT, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के नाम से एक पॉलिसी उभर करके आती है। ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या कहते हैं, 5 नए लॉज पास होते हैं हमारे सरकार के द्वारा, और ये कुछ इस तरह से आते हैं जिसको हम लोग सेडिटिशियस मीटिंग कहते हैं, जो कि कब हुआ था, 1907 में हुआ था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1908 में हुआ था। एक्सप्लोसिव यानी बॉम्ब बारूद से संपर्क चीज़ें आती हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट आया था, वो 1908 में आया था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे हमारा इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया था, कब आया था, 1908 में आया था। उसी के 5वें नंबर में बातें करूं तो इंडियन प्रेस एक्ट आया था, कब आया था दोस्तों, 1910 में ये दर्शाया गया था। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, इस समय में हमारे केसरी साहब हुआ करते थे, केसरी साहब नहीं, बेसिकली ये तिलक साहब हुआ करते थे। इन्होंने केसरी का फॉर्मेशन किया था, और केसरी एक काफ़ी अच्छी, एक कह सकते हैं कि राइटिंग्स हुआ करती हैं इनकी, जो कि सारे जितने भी बैकग्राउंड हुआ करते हैं वो बताते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें दोस्तों, हमारा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म उभर करके आया था दोस्तों। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले वॉज द, कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज नेम्ड आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन, जिसका नाम जॉन मॉर्ले हुआ करता था। और हमारे मिंटो हमारे वॉइस रॉय हुआ करते थे हमारे इंडिया के, इनके द्वारा ये नाम किया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत में ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं दोस्तों कि जो भी हमारे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होते हैं मुस्लिम के, जो हमारा मुस्लिम का इलेक्ट्रोड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हुआ करता था, इलेक्ट्रोडेट्स हुआ करता था, अलग अलग आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस के तौर कराने की जो मांग हुआ करती थी, उनको इन्होंने आगे बढ़ा दिया था। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम टू डिवाइड पीपल इन द कम्युनल लाइन। उसी के साथ ही 1 इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू बी द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि सत्येंद्र सिन्हा उभर करके आए थे दोस्तों। उसी के बाद ही क्या आती हैं, दे कैन, यानी सरकार कैन डिस्कस बजट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें उभर करके आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा करवाई जाती हैं दोस्तों। इसी के बाद ही हम आगे देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है या फिर आज का जो क्लास है दोस्तों, अब हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, उसका मेन फ़ायदा क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, आप लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा बिल्डअप करवाना। मॉडर्न हिस्ट्री, इतना बड़ा जो सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें लोगों ने जो एक मिथ बना रखा है, इसको ख़त्म करके आप लोगों को एक क्वालिटी, सिंप्लीफाइड और रेलिवेंट की चीज़ें यूपीएससी अखाड़ा के द्वारा दिया जा रहा है। और मैं सूरज आनंद आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा और नई नई चीज़ों पर बताता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।